चलो स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर मतलब इसमें कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, सारे टॉपिक जितने भी है क्या चीजें करके। कोई भी लाइन जो एक्स वाई में 1 डिग्री की इक्वेशन होती है वही तो आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाती है। एक्स और वाई में 1 डिग्री की इक्वेशन, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक्चुअली इसका ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी लाइन आती है, जैसे आप क्लास 9th में ग्राफ बनाते थे ना 2 पॉइंट के बीच में, समझ में आ रही बात, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, तो हमें इसमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आता है टॉपिक स्लोप क्या होता है लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो देखिए कोई भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप जानना है तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट बोले तो टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है बच्चों। स्लोप निकालने की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। स्लोप कैसे डिफाइन होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर घूमने पर जो एंगल बना रहा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट यानी टेन थीटा उस लाइन का स्लोप कहला रहा है, जिसे m इक्वल टू टेन थीटा के नाम से जानते हैं, पहली चीज स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा तो m इक्वल टू टेन थीटा, सेकेंड फॉर्मूला इसका, पहला फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला अब ये आ जाता है कि अगर सपोज के लिए कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है तो तब लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन इन पॉइंट फॉर्म, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या कहलाता है, जैसे सपोज के लिए ये लाइन है बेटा, ये 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है, x2 y2 किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो तब ऐसी लाइन का जो स्लोप m होता है वो पॉइंट फॉर्म में बेटा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से स्लोप निकाला जाता है जब आपको एंगल थीटा नहीं मालूम होता है और कोऑर्डिनेट दिए होंगे किन्हीं 2 पॉइंट के x1 y1 और x2 y2, तो उस केस में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलिए तो जब हमने स्लोप के बारे में पढ़ लिया तो फिर सीधे लाइन की इक्वेशन के बारे में आ जाते हैं, किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है करके। इक्वेशन निकालने के लिए अब डिफरेंट फॉर्म इक्वेशन की आती है, फटाफट नोट भी कर लेना आप लोग, ठीक है। इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इक्वेशन क्या क्या आपने पढ़नी है, इक्वेशन ऑफ 1 पॉइंट फॉर्मूला, 1 पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा पढ़ना है 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला। तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानना है। और नंबर 4 क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे इसे। अगला क्या है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। फिर इसके बाद पढ़ना है एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेक अ गिवन एंगल अल्फा, इसे x1 y1 भी कह सकते हैं बच्चों। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 एंड मेक अ गिवन एंगल अल्फा, किसके साथ, मेक अ गिवन एंगल अल्फा विद द गिवन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, विद द गिवन स्ट्रेट लाइन, with the given straight line y equals to mx plus c। तो ये बेसिकली ये 6 फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो 11th क्लास की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है,
किसी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको फिर आगे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सब सारे फॉर्म के बारे में। सबसे पहले लिखा है 1 पॉइंट फॉर्मूला। 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग अ स्लोप थीटा विद एक्स एक्सिस, या फिर उसका स्लोप m गिवन है उस केस में, जब थीटा गिवन है स्लोप गिवन है। पहला केस है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 और उसका स्लोप कितना है m। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सिंपल है, आपने कुछ करना ही नहीं है। x1 y1 यहाँ पर जो वैल्यू दी होंगी जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और जो स्लोप दिया होगा वो यहाँ रख देना, x1 y1 रख देना बेटा। ठीक है, पहले भी पता चला आपको क्या करके, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 यहां पर रख देना है। तो ध्यान रखना है, जब किसी भी लाइन में केवल सिंगल पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, उस समय 1 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, हटाएं इसको। इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला यानी कि इस केस में आपको m गिवन नहीं होगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो वो किन्हीं 2 पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा आएगा 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो जब किसी लाइन में 2 पॉइंट गिवन होंगे तब लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अगला आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। किन्हीं 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसी से बना है। इसमें जहां पर स्लोप m आया हुआ है, उस m की जगह स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है 2 पॉइंट के केस में। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या रख दी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दिया। जब आपको केवल किसी भी लाइन में 2 पॉइंट गिवन होते हैं, उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तीसरा आएगा, थर्ड क्या बता रखा आपको मैंने, तीसरा क्या लिखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए माइंड में एक बात क्लियर करो कि आपको एटलीस्ट एक पॉइंट और स्लोप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर स्लोप नहीं पता चला तो लाइन में कहीं ना कहीं 2 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें कि उस लाइन में हम ऐसा क्या करें सवाल के अंदर, क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हुए, कि हमको कहीं ना कहीं 2 पॉइंट मिल जाए। और जहां 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्मूले के द्वारा फिर लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर एक सिंगल पॉइंट पता है तो फिर, और सिंगल पॉइंट और स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर जब इन पॉइंट की बात नहीं कर रहा, इंटरसेप्ट की जब बात करेगा, तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की अगर बात कर रहा है, तो तुरंत माइंड में दिमाग में आना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन का इस्तेमाल होना है। चाहे अगर इंटरसेप्ट के साथ स्लोप दिया है तो स्लोप इंटरसेप्ट हो गया, और एक्सेस के साथ अगर इंटरसेप्ट बोलेगा तो अगली वाली जो फॉर्म आने वाली है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या है यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसको देखेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या, देखो कोई भी लाइन है, वो मान लिया दी ये कोई लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस में c का इंटरसेप्ट बनाया। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को ओरिजिन से c डिस्टेंस ऊपर या c डिस्टेंस नीचे इसने इंटरसेप्ट किया। ये यही लेंथ जो होती है इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं, जो इसने काट दिया। ठीक है, लाइन ने एक्सिस को, यानी ये y एक्सिस है, y एक्सिस को जहां पर काट दिया, ऊपर काट दिया तो प्लस c, नीचे काट दिया तो माइनस c, c की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर कट किया तो c की वैल्यू पॉजिटिव।
ठीक है। और साथ ही साथ इस लाइन का अपना स्लोप गिवन है, इसका स्लोप दिया होगा, स्लोप इसका m गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, या फिर इस लाइन का एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल थीटा गिवन होगा, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। जब थीटा गिवन है तो आप m निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में इस ऐसे लाइन की जो इक्वेशन होती है उसके लिए फॉर्मूला है क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मींस वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कितने दूर ऊपर, ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे कट कर रही है। क्लियर हो गया, बात समझ रहे हैं? चलिए, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर इसके बाद बारी आती है खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी तो वहां पर सी जीरो हो जाएगा, तो वाई को एम एक्स बन जाएगी। ओरिजिन से जाने वाली लाइन, अगर सपोज जो आपने पूछा कि अगर लाइन ओरिजिन से जाए तो उस केस में क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। ये y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से जाने वाली लाइनों की इक्वेशन से होती है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। सी क्योंकि यहां पर जीरो हो गया ना, अब ये सी इंटरसेप्ट उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, लाइन ओरिजिन से जा रही है तो y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू क्या है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगला आ रहा है फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब फॉर्मूला रिवाइज होने के बाद हमने क्या करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर बारी आती है इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप की बात नहीं हो रही है, इंटरसेप्ट की बात हो रही है। अब क्या है, अगर कोई लाइन ऐसे चलेगी, ये एक्स एक्सिस डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन एक्स एक्सिस को ए पर कट कर दिया, वाई एक्सिस को बी पर कट कर दिया, यहां से यहां तक की लेंथ मान लिया स्मॉल ए है और ये लेंथ बच्चों स्मॉल बी है। तो तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, ठीक है। जिसे याद नहीं रहे, वैसे याद रखना आसान है, जिसे याद नहीं रहे वो क्या कर सकता है, देखो जब ये लेंथ ए है तो यहां पर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। ये लेंथ b है तो यहां पर का कोऑर्डिनेट 0, b, क्योंकि ये y एक्सिस है, इस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और 0, b। ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट a, यहां से यहां तक की लेंथ, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट यहां पर 0। तो देखो लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, a, 0 एंड 0, b। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखो फॉर्मूला। अगर याद नहीं है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बनाइए और 2 पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जो एक्सिस के साथ। यहां पर ये जो ए है ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और बी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। बी क्या है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट है। ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। यानी एक्स एक्सिस में जितना कट किया है वो ए है, वाई एक्सिस में जितना कट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, जो बी है आपके पास, ठीक है। इतना पता चल गया। इसके बाद अगला क्या बता रखा है, कितनी फॉर्म बना दी, 4। फिर क्या लिखी है, नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म आ रही है नॉर्मल फॉर्म। अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म है ना। नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है, देखो कोई भी लाइन इस तरह से होते हुए जा रही है, अगर ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए जिसकी लेंथ ये पी दे रखी है, परपेंडिकुलर की लेंथ पी दे रखी है, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन है,
ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल p है, तो इसी को परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसीलिए ठीक है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, लाइन पे ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म कह दिया गया। ठीक, और इस नॉर्मल का एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है बच्चों ओमेगा। क्या है? ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो या थीटा लिख दो एज यू विश। ठीक है, ये एंगल है ओमेगा या फिर थीटा। तो तब ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ने एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा बना रखा है, तो लाइन की इक्वेशन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी इस फॉर्मूले से देते हैं। इस फॉर्मूले से फिर इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पी पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आएगा, ओमेगा क्या है? परपेंडिकुलर का एक्सिस के साथ बना हुआ जो एंगल है वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, तो ये नॉर्मल फॉर्म है और लास्ट फॉर्म फिर बच जाती है नोट हो गया ना? चलिए, अब लास्ट फॉर्म है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1। लाइन किससे पास हो रही है? गिवन पॉइंट x1 y1 से, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, एन एंगल अल्फा विद गिवन स्ट्रेट लाइन। गिवन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज, क्या है इक्वेशन? देखो क्या बोला, एक ऐसी लाइन, ये टॉपिक है, देखो आपसे क्या कहा, ऑलरेडी कोई लाइन आपके पास है y इक्वल टू mx प्लस c, कोई लाइन हमारे पास आई है, मान लीजिए कोई y इक्वल टू mx प्लस c है। c मतलब इसने नीचे कट कर दिया, c हो गया इतना ही, यहां से यहां तक c है। इस लाइन का स्लोप m है। ठीक है, ये कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बतानी है जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है। देखो ये कोई पॉइंट है x1 y1, यहां से कोई लाइन पास हो रही है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, जिसके बारे में ये मालूम है कि ये x1 y1 से पास हो रही है और इस वाली लाइन के साथ इसने जो एंगल बना दिया है वो अल्फा बना दिया है। क्या बना दिया है? अल्फा बना दिया। मतलब जिस ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये गिवन लाइन है, ये लाइन गिवन है और ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीधे सीधे अब सीधे यूज कर रहे हो, तो ऐसे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू, बताओ क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। इंटू x माइनस x1। क्लियर हो गया? y माइनस वाई वन इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, दो चीजें, ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे माइनस प्लस। इसका मतलब अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो नीचे माइनस लेंगे, ऊपर माइनस लो जब होगा तो उस समय नीचे प्लस लेंगे। तो ऐसी दो लाइनें हो सकती हैं बच्चों, तो इसलिए ये प्लस माइनस में यूज हुआ है। m का मतलब यहां से ये m की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो m है,
ठीक है, m इक्वल टेन थीटा होता है, और टेन अल्फा यानी जो एंगल बना है उसको टेन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, बाकी x1 y1 जो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो यहां रख देंगे, तो सीधे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया, तो ऐसे लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, वैसे एक लाइन, ये 6 फॉर्म मैंने बताई, एक फॉर्म और है डिस्टेंस फॉर्म, उसको हम आप याद भी कर सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो बिना उसको वैसे क्वेश्चन समझ के भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल डिस्टेंस फॉर्म है, याद अगर कर रहे हैं तो बहुत बेटर है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्या चीजें करके, चलो अब इतना नोट कर लो फटाफट। हो गया, लास्ट फॉर्म है, चलिए उसे भी बता देते हैं, डिस्टेंस फॉर्म। ये वैसे देखा जाए तो जबरदस्ती की बनाई गई फॉर्म है ना। अब वो जो 1 पॉइंट फॉर्मूला स्टार्टिंग में आता है उसी से ये फॉर्म बन जाती है बच्चों। बट इस फॉर्म की मदद से बहुत बार क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, अगला है लास्ट फॉर्म है 7th नंबर पे, डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म क्या है, किससे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and making an angle theta with positive direction of x-axis, making an angle theta with positive direction of x-axis, x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रखा है, is x minus x1 upon cos theta equals to y minus y1 upon sin theta equals to small r। ये है, इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्म। ये बना वही 1 पॉइंट फॉर्मूले से बनाया है। देखो 1 पॉइंट फॉर्मूला ये है, y minus y1 equals to mx minus x1। m का मतलब क्या, tan थीटा होता है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos को यही रहने दो, sin को इधर भेज दो, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो किसी किसी के इक्वल है, तो जिस नंबर के इक्वल है वो नंबर है r। यहां पर r क्या चीज है लिखी, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, वेयर r is the distance of the point x comma y of any point x comma y from x1 y1 on the line। ये क्या चीज है डिस्टेंस फॉर्म, ध्यान से देखेंगे यहां पर मान लिया ये एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है, लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल थीटा है, और लाइन पास हो रही किसी पॉइंट x1 y1 से, ये है मान लिया वो पॉइंट है। तो इससे r डिस्टेंस पर बच्चों कोई पॉइंट है x, y, कोई कहीं पर भी हो सकता है r डिस्टेंस पर, ये है पॉइंट, ये a है, ये b है, तो a से b तक की डिस्टेंस आपके पास r है। तो तब इस ये जो r डिस्टेंस पर पॉइंट x, y लिखा हुआ है और लाइन x1 y1 से पास हो रही है, लाइन का एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल थीटा है, तब ऐसे लाइन की इक्वेशन जो होती है वो डिस्टेंस फॉर्म के नाम से जानी जाती है। तो इसे x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल रहे होते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। अब अगर बाय द वे आपको सवाल में क्या करना होता है ना, कई बार ये पूछा जाता है कि भाई x1 कोई लाइन x1 y1 से पास हो रही है, एंगल थीटा भी गिवन है, x1 y1 से पास है, और वो कह रहा है कि इससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, वो क्या है, वो पॉइंट बताओ के बोल देगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, तो अगर हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और वाई, आर डिस्टेंस पे जो ये डिस्टेंस पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स को वाई निकालना, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई को निकाल देंगे। कैसे, चलिए देखो, अगर आपको एक्स और वाई निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से एक्स माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल है, आर के, ये भी आर के इक्वल, ये भी आर के इक्वल, तो एक एक करके इनको आर के इक्वल करिए। तो यहां से x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस x1 हो जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, x1 प्लस आर कॉस थीटा। ऐसे जब इसको इक्वल करोगे आर के, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर, तो दिस इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा प्लस y1। ठीक है, यानी x, तो x कितना आ चुका है आपके पास, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। अच्छा देखिए, ये जब r, ध्यान रखेंगे अगर ये r इस पॉइंट a के राइट हैंड साइड में है, तो ये r को यहां ये प्लस में, ये एज ए पॉजिटिव इसे कंसीडर किया जाता है, प्लस में ले लेते हैं इसे। और अगर बाय द वे ये है कि ये मालूम चल गया कि r इस पॉइंट a के लेफ्ट साइड में, हो सकता है एक्स वाई पॉइंट यहां नीचे हो, इसके लेफ्ट साइड में हो, तो उस केस में r की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो फिर ये फॉर्मूला, ये जो x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूले बनाए, ये होते हैं x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ऐसे लिखे जाते हैं। तो x और y अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में? तो x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। r को प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, जब r x1 y1 के राइट हैंड साइड का पॉइंट है x, y, तो उस समय r पॉजिटिव होगा, और जब x, y x1 y1 से लेफ्ट साइड का पॉइंट है तो उस समय r आपका नेगेटिव होगा। तो ये है डिस्टेंस फॉर्म में अननोन नंबर x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद शुरू हो जाता है, फिर जब हमने इतना पढ़ा, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया, तो दो लाइनों के परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्लोप के बारे में जब जान रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ते हैं, ये तो अभी इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, सारा फॉर्मूला आज कवर करवा देते हैं इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, बैठे रहिए, पूरा चैप्टर एग्जाम से पहले का रिवीजन सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन, अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन। टू लाइन दे रखी है, उनके बीच का एंगल निकालना बेटा। देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनके बीच का एंगल ये भी हो सकता है, इनके बीच का एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जो है वही ये होगा, जो ये है वही ये भी होगा। ठीक है, अगली बात समझ में? ये जो पहली लाइन है, मान लिया इसका स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर टू lines, then एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसको मॉड में लिख दो। ठीक है, इसको मॉडुलस के अंदर लिख दिया जा रहा है। मॉड के अंदर लिखने का कॉन्सेप्ट क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा फिर बचा हुआ, इसको आप इस केस में 180 माइनस थीटा करोगे। फिर तो अगर इसको अगर एंगल कंसीडर किया जा रहा तो 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो फिर ये माइनस 10 थीटा की वैल्यू बनेगी, ये समझ रहे। और अगर ये आपने एंगल कह दिया दो लाइन के बीच का, तो 10 थीटा इक्वल टू बनेगा फिर ये, तो यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है, प्लस 10 थीटा भी है, माइनस 10 थीटा भी है। तो दैट मीन्स जो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है उसको मॉड में लिख दिया जाता है।
ठीक है, इसलिए मॉड फंक्शन की वजह से इस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये है दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहीं पर देखो, अगर बाय द वे ये जो दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएं, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल तो 0 होता है, तो उस केस में थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या होगा बोलो, 0 होगा। चलिए थीटा 0 है तो यहां पर 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 आएगी, आएगी ना। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2। दिस इज द कंडीशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन की कंडीशन बन जाती है कि दो, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो ये अगर दो लाइन अगर पैरेलल चल रही है तो बच्चों उनके स्लोप आपस में फिर इक्वल होते हैं। क्लियर। फिर बारी आती है परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। ऐसी अगर लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तब क्या होगा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, क्लास 12th में भी बहुत यूज होना है। अगर दोनों लाइन बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रही है तो क्या होगा, थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। लाइन परपेंडिकुलर का मतलब उन लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब यहां पर जो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला था, इसमें थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो tan 90 कितना होगा, इंफिनिटी। क्या बनेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इंफिनिटी को बच्चों तुम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0, ये लिख दिया। सॉल्व करा इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 के साथ, तो यहां से m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। यानी कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू -1 आ गया। तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू -1। तो अगर पहली लाइन का स्लोप इंटू सेकेंड लाइन का स्लोप इक्वल टू -1 हो जाए तो क्या बोलोगे, लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुकी हैं। तो ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है कि पहली लाइन का स्लोप इंटू दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल टू -1। ठीक है। ये भी पता चला। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट। अगला फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या आ रहा है, देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन। अगला टॉपिक है, किसी पॉइंट x1 y1 की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो यहां से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो चलिए इसको d मान लेते हैं। ये पॉइंट AP है, इसको आपने m नाम दे दिया, ठीक है।
तो आप डिस्टेंस डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल तरीका, इस x की जगह पर x1 रखो, इस y की जगह पर y1 रख दो बस, प्लस सी अपनी जगह जैसे है वैसे आ गया, होल अपॉन अंडर रूट ये x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये है दो लाइन के, किसी पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर ये ऊपर नेगेटिव आ जाए तो मॉड लेके पॉजिटिव कर देना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। तो किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई लाइन दे रखी है, x1 y1 अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर यही पॉइंट ओरिजिन हो जाए, इफ x1 y1 इक्वल टू ओरिजिन हो जाए 0 0, तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन हो जाए तो x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म नहीं हो जाएंगे 0 0, भाई ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा ना, तो खाली c बचेगा। तो अगर ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओरिजिन से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अपॉन में क्या है? x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में एक दो टॉपिक और रह जाते हैं, उसको भी देखो। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकाल दी, इसके बाद आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो अगला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन है, सपोज के लिए पहली लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स। देखो बच्चों, यहां जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें एक कॉमन चीज हो रखी है। क्या है कॉमन? इधर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो है वही नीचे भी है। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि x y के कोफिशिएंट, दो लाइन को देख के कैसे बताओगे कि ये पैरेलल है या नहीं है? x और y के कोफिशिएंट जो है वो सेम होने चाहिए। अगर x y के कोफिशिएंट दोनों लाइन में सेम चल रहे हैं तो लाइन पैरेलल होती है। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, x y के कोफिशिएंट दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। जितनी भी ऐसे, अगर एक प्लेन में बहुत सारी लाइन लिखी है, अगर x y के कोफिशिएंट सेम है सब में, तो वो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे फिर, ठीक है। ये दो लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी होती है। अगर ये कोई लाइन दे रखी, इसके पहले लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये नीचे वाली हो जाएगी, केवल कांस्टेंट बदल जाता है, कांस्टेंट c की जगह लैम्डा आ जाएगा या c1 की जगह c2 आ जाएगा, तो ये है। तो ऐसे ये दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस, इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर लाइन की फॉर्म चेंज हो जाए, देखो इफ फर्स्ट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c1 ऐसे लिखी गई है, एंड सेकेंड लाइन डिपेंड करता है कि लाइन कैसे लिखी है, ऐसे लिख रखी है इक्वेशन या ऐसे लिखी है। इफ सेकेंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस c2, तो अगर लाइन ऐसे लिखी है तो तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो तब पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऐसे बता देते हैं, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। फटाफट नोट करें।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन, 3 लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। हटा दें बच्चों इसे। नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्करेंट लाइन। क्या होती है पंडित जी बताएंगे आप, कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? पढ़ा रखे हैं मैंने, बताओ किसे बोलते हैं? बोलो बोलो। अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? अगर 3 लाइन बेटा, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, अगर ये एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कॉमन होता है तो इनको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। समझ गए? कॉन्करेंट का मतलब अगर दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से है वही तीसरी लाइन का भी अगर हो जाता है तो तीनों कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। ठीक, ये है कॉन्करेंट का मतलब। तो अच्छा देखो, पहली इक्वेशन मान लिया, पहली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है, 3 लाइन होंगी। ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं a1x b1y प्लस c10। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c20। तीसरी है बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3 = 0। ये तीसरी लाइन लिख दी, तीनों की अपनी इक्वेशन गिवन होंगी। ठीक है, तो अगर ये कॉन्करेंट है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 लाइन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करो, जैसे क्लास 10th में करते थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकल के जो आएंगी उसको तीसरी इक्वेशन में रखेंगे। अगर ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS = RHS हो जाए, जो एक्स और वाई की वैल्यू यहां से निकल के आएंगी 2 इक्वेशन से, तो उस x और y की वैल्यू यहां रखोगे, और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ये a3x b3y प्लस c3 = 0 वाली लाइन को अगर सेटिस्फाई कर गए, तो दैट मीन्स तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। जो x और y की वैल्यू आती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से जानी जाती है। अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो चुका है, तो यानी तीनों लाइन कॉन्करेंट हो चुकी हैं। क्लियर? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इनका डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? आपने वेक्टर के अंदर भी i j के क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे करते हैं वो मेथड मैंने वो वेक्टर में भी बता रखा है, और इधर फिजिक्स में वेक्टर में इधर देखिए क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट = 0। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अगर 0 आएगा तो ये लाइन कॉन्करेंट कहलाएंगी तीनों। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 बन जाए तो लाइन कॉन्करेंट कहलाती है। इसको सॉल्व करने का तरीका जिस बच्चे को नहीं पता है, चलिए मैं उसके लिए सॉल्व भी करते रहा। वो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले a1 लिया जाता है और ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है बेटा, जिसमें आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। इनमें इससे इसको इंटू करते हैं और इससे इससे इंटू करते हैं, और आपस में माइनस कर देते हैं। देखो a1 लिया, अब देखो b2 c3 माइनस b3 c2, बाहर से a1 लिखा, b2 से c3 को मल्टीप्लाई किया अंदर ब्रैकेट के अंदर, माइनस b3 से c2 को, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आई कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसके बाद देन फिर क्या करेंगे, a1 के बाद फिर किसकी बारी आएगी? b1। अब b1 लेंगे, जब b1 का सिलेक्शन करना है, जिस समय b1 ले रहे होंगे उसमें ध्यान देना है, अगर b1 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेना है, अगर b1 नेगेटिव दिया होगा, यहाँ नंबर नेगेटिव दिया होगा तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अंदर फिर वही काम दोबारा इधर भी करना है। क्या करना है अंदर?
देखो B1 जहां पर आ रहा है पहली वाली रो में आ रहा है और उसके नीचे जो आ रहे हैं इनको छोड़ दो, यानी इनको छुपा दो। अब जो बचा क्या दिख रहा है आपको, A2C3 दिख रहा है। A2 से C3 को मल्टीप्लाई करेंगे और A3 से C2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको छुपा दिया, जो दिख रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। क्लियर हुआ ना? ठीक है, A2C3 माइनस A3C2 बचेगा। क्या बचेगा? A3, ये मैंने हटा दिया था ना, क्या था? A2C3 माइनस A3C2। क्लियर? अरे ये छोड़ देना था, A2C3 माइनस A3C2। अब क्या बचा? प्लस C1। अगला क्या है? C1 है, प्लस का C1, फिर C1 लोगे। सेम काम फिर से, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। पहली रो और लास्ट कॉलम छोड़ दिया, जो बच गए उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। A2B3 माइनस A3 इंटू B2। ये इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड है। इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आप बोलेंगे 3 की 3 लाइन कॉन्करेंट है। ये तो A1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के टर्म में लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन आपके पास आएगा तो यहां पर कोई ना कोई नंबर लिखे होंगे, ठीक है? तो नंबर आपस में फिर इंटू करेंगे, माइनस करेंगे, सब ओवरऑल 0 अगर हो गया तो हम ये कॉन्करेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करना है ये कॉन्करेंट है, तो 0 आना ही आना है फिर, ठीक है? अगर नहीं आ रहा 0 तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज ये 0 आना ही आना है, ठीक है? और कभी कभार 3 लाइन गिवन होंगी और ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछते हैं कि कोई 2 लाइन में, तीनों लाइन में से कहीं एक जगह पे कोई एक कोफिशिएंट की जगह कोई अननोन नंबर लिखा होगा, बाकी तो कोई नंबर होंगे। जैसे पता लगा यहाँ B3 की जगह कोई लिख दिया K लिख दिया और बाकी सब नंबर लिखे हैं और बोला कि लाइन कॉन्करेंट है, K निकालो। तो बस यहाँ ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो अननोन नंबर होगा उसकी जगह K आया होगा, इक्वल टू 0 करेंगे, तो इधर लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 के करके फिर K की वैल्यू निकाल ले जाएंगे, ठीक है? तो ये 3 लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन बताई मैंने आपको, ठीक है? चलिए, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन पूरा होता है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक और बता देता हूं 2 लाइनों के बारे में, 2 लाइन के बारे में। किसी लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो डायरेक्ट उस लाइन से उसका स्लोप कैसे निकाल देते हैं। ये 3 बातें और बता देता हूं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन का सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन फिर क्लास 11th में जितनी भी है, ठीक है? और इतना ही कॉन्सेप्ट अगर सबको सॉल्व करना आ गया तो आप इसी कॉन्सेप्ट से 11th क्या जेईई मेंस के भी सवाल लगा लेंगे। समझ गए? देखो अब क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास 3, इन बातों का ध्यान रखना। अगर कोई लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल जाने वाली लाइन की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अगर ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये हो जाती है, ठीक है? फिर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जैसे कोई लाइन है, कोई, अब इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर हो चुकी है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है, इसकी TRIC के क्या होती है, देखिए, आप एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, b को इधर भेज दो, a को इधर भेज दो, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज करिए, ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर यहां पर माइनस होगा तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर चलने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाती है, डायरेक्ट इस तरह से निकाल। यहां पर लैम्डा अननोन नंबर होता है, इसको निकालने के लिए ये हमको फाइंड आउट करना होता है इक्वेशन में। इसको ये कैसे फाइंड किया जाता है, हम जिसकी इक्वेशन की बात हो रही निकालनी है, यो आपको ये बोलेगा कि वो लाइन किसी पॉइंट से होकर जा रही है या किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जगह रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल जाती है। वापस लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की जगह रखने से सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, ठीक है? वो इसमें भी,
ठीक, ये चीज है। तो किसी भी लाइन के पैरेलल जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है और किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये डायरेक्ट इसमें यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ? फिर बारी आती है लास्ट में स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये बच्चों, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कोई लाइन गिवन है बच्चों, इस लाइन का अगर हमको स्लोप बताना है तो स्लोप बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, m इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस का a अपॉन b, ये लाइन का स्लोप बन जाता है। डायरेक्ट किसी भी लाइन का स्लोप डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे आ रहा है? इस ये इक्वेशन देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ा था आपने। यहाँ पर m क्या होता है? लाइन का स्लोप होता है बच्चों। c क्या होता है? y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कन्वर्ट करने से ये मिल जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होने का मतलब है कि y की वैल्यू निकालनी। चलिए यहां से y की वैल्यू निकालो, by बनेगा माइनस का ax माइनस का c। तो y की वैल्यू क्या आएगी? b से डिवाइड कर दो ना, तो माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये जो माइनस a अपॉन बी है ये m की जगह पर आ गया, इसको स्लोप कहते हैं लाइन का। और ये जो माइनस सी अपॉन बी है ये y इंटरसेप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब कोई सी किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो डायरेक्ट स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन हमारी फुली कंप्लीट हो जाती है। पूरा जो जितना भी फॉर्मूले थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इस लेक्चर में, इस क्लास में। इसके बाद कल वाली क्लास में सारे इसके क्वेश्चन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसकी क्लास में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो हर ओवरऑल इंडिया के अंदर जहां भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के चल रहे हैं हर जगह वो हर सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो कल कराऊंगा कल से। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे कल। क्लियर? उसके बाद फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोनिक सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।